Assalamu alaikum. Good evening, everyone. It is my great pleasure to welcome you all to the important session on career guidance organized by Pakistan Islamic Medical Association as a part of its 27th Central Convention. I am Dr. Taha Ahmed from Indus Hospital. And I am Osama Amin Ahmed, final year MBBS at DUHS. And we have the privilege to moderate today's session. To begin this session, we will now have the recitation of Holy Quran by Dr. Abdullah Balkhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. तर्जुमा, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं है? बस बाला व बरतर है अल्लाह बादशाह हकीकी, कोई खुदा उसके सिवा नहीं, मालिक है अर्श बुजुर्ग का। और जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है। ऐसे काफिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, मेरे रब दरगुजर फरमा और रहम कर, और तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah khair. That was Brother Abdullah Balkhi from Dow University of Health Sciences. Now, the purpose of today's session, as it's clearly stated, is career guidance. And this reason that we have arranged this session for all of you is to present before you a path to success, to remove any obstacles that may come before you, and to provide you an easy and facilitated way to achieve the goals that you wish to do so. And it is in service of this endeavor that we have prepared a short video of renowned scholar Dr. Israr Ahmed to present some words of advice and wisdom in this regards. हमारे ज़हनों में जो मेयारात बैठे हुए हैं वो क्या है? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इख्तिदार से है। ये मेयारात है। जो जितना दौलतमंद उतना कामयाब, जो जितना मशहूर उतना कामयाब, जो जितना पॉपुलर उतना कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब, जिसने बड़ा कारोबार जमा लिया कामयाब, जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब। यही है असल में सारी बिस की गांठ। जो तसव्वुर कामयाबी का होगा उसी के मुताबिक आपकी भाग दौड़ होगी, उसी के लिए जिद्दोजहद होगी, उसी के लिए तवानाइयां सर्फ होंगी, उसी के लिए दिन रात की मुशक्कत होगी। अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नमरूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है। हुजूर ने फरमाया है, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार हो, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है
कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनके कसम की लाज रखता है। ये है फर्क, ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से। वो बड़ा महल है, देखकर एक दफा झुझुरी आती है, वो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई। एक दफा आसाब के अंदर इर्तियाश होता, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी। याद रखो, कामयाबी इन चीजों से नहीं है। चमक दमक जो है दुनिया की, ये सारी चमक दमक जो तुम्हें रिझा रही है, जो तुम्हें अपने अंदर गुम किए हुए, ये लफ्ज गुम पर इकबाल का वो शेर याद आ गया कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तुम गुम ना होकर रह जाओ इसमें, दुनिया ही की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर डेरे न डाल दे, तुम्हारे दिलों के ऊपर मुसल्लत न हो जाए। लिहाजा ताजा करते रहा करो, वलास इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फिर याद कर लो, फिर ताजा कर लो अपने इस यकीन को कि कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी सरवत से नहीं, कामयाबी इक़्तिदार से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी जायदाद से नहीं, कामयाबी है ईमान से, कामयाबी है अमल सालिह से, कामयाबी है तवासी बिल हक़ से, कामयाबी है तवासी बिल सब्र। That was some words of advice by Dr. Isar Ahmed as a source of knowledge and wisdom and a perspective to have when viewing the career guidance seminars and sessions and speakers that we have arranged for you. Now, before we progress in our session, I would like to invite to our stage the chairperson of this segment, Professor Dr. Aisha Siddiqui, the Vice President of the College of Physicians and Surgeons of Pakistan, to please come up to the stage. I would like to also invite to the stage Dr. Asif Hussain, a transplant physician who has visited us from the United States, to please come up to the stage. And I would also like to invite to the stage Dr. Mohammad Kashif Shazli, who is the head of the Stem Cell Center in Abu Dhabi, to please come up to the stage as well. And I would now finally like to also invite Dr. Ghina Shameen Shamsi to the stage, the Associate Dean at Indus University of Health Sciences, to the stage, please. अच्छा, सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी स्ट्रेटेजिक करियर प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर रहकर किस तरह से की जा सकती है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ शाजली। आप कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं, इस टाइम अबू धाबी के स्टेम सेल हॉस्पिटल के अंदर, और इसके अलावा आप इंडस हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के साबका HOD भी हैं। डॉक्टर काशिफ शाजली। I am Dr. Mohammad Kashif Shazli. I am intervention radiologist, ex-director radiology services, Dr. Ziauddin Hospital, ex-chairman radiology services, Indus Hospital, Karachi, and networks. And now I am working as a consultant intervention radiologist at Abu Dhabi Stem Cell Therapy Center, Abu Dhabi. So how to plan your career? This is our 16th, I think. We started this career planning or career counseling seminar in 2009. And since then, every year we organize such a big gathering of medical grads, sometime in Aga Khan University, sometime in Liaquat National Hospital, sometime in PC Hotel, and many other venues we organize the same program. So this is our 16th career guidance seminar, and hundreds and thousands of students have been attending this kind of activity, and this is our benchmark program. We also organize the same program in Quetta, in Peshawar, in Islamabad, Lahore, everywhere. So inclusive of all programs, I think we have conducted at least 30 to 35 programs. I don't remember the exact number, but I think more than 30 programs we have organized in last 15 years. इसको कोई पहचानता है इस बंदे को?
नहीं पहचानते, ये आप ही हैं। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी फेमस फिल्म एक्टर वैन डैम। दिस इज़ वन ऑफ द सीन फ्रॉम हिज मूवी, जहाँ पे वो खड़ा हुआ दरिया के किनारे देख रहा है, और वो क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये मुनीर न्याजी का शेर है, लेकिन ये मेडिकल ग्रेड्स और उसके आने वाले मुस्तकबिल पे पूरी तरह चश्मा हो जाता है। जब हम मैट्रिक कर रहे होते हैं तो सब बहन भाई अम्मा अब्बा कहते हैं बस मैट्रिक कर लो, इंटर में दाखिला हो जाए बेड़ा पार। इंटर में आ गए, अच्छी परसेंटेज आ जाए, बेड़ा पार। फिर MD कैट आ जाता है, अच्छे नंबर आ गए तो अब मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट प्रॉफ आ जाता है, दाखिला हो गया, फर्स्ट प्रॉफ आ गया, वो एक मरहला, सेकंड, थर्ड, और इस तरह से डॉक्टर्स की पूरी ज़िंदगी हमारी जद्दोजहद में गुजर जाती है। क्यों गुजरती है? क्योंकि हम दुनिया के सबसे सेंसिटिव मैटर को डील कर रहे हैं। वी आर द वन हु आर डीलिंग द ह्यूमन लाइफ। इस दुनिया में 4 कैटेगरीज हैं लोगों की। एक कैटेगरी है जान लेने के दर पे, फोर्सेस, उसकी एडवांसमेंट, तैयारे, एमुनिशन, टैंक्स, मिसाइल्स, एक बहुत बड़ा दुनिया का तबका उससे वाबस्ता है। दूसरी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, उससे बहुत बड़ा तबका दुनिया का वाबस्ता है। तीसरे लोग जो हैं वो ऑपरेशंस रिलेटेड हैं, ये जहाज़ जो उड़ते हैं हमारे, क्रेन्स हैं, रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वगैरह वगैरह, सिविक्स हैं वगैरह वगैरह। और ये चौथा तबका जो है ना, ये बहुत अजीम है इनके मुकाबले में, और ये जान बचाने वाला तबका है, और ये मेडिकल एंड मेडिकल अलायंस का तबका है, जिसका काम ही इंसानी जान की हिफाजत है। और उस पूरे पिरामिड की जो क्रीम या जो टॉप पे जो लोग मौजूद हैं वो आप लोग हैं, जो डॉक्टर बन चुके हैं या डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आपने इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत का बेड़ा उठाया है। जब कोविड आया था, गिना मौजूद हैं, मैडम मौजूद हैं, पूरी दुनिया की सारी फोर्सेस घर पे बैठ गई, हर शख्स डर के बैठ गया। जो नहीं डरे, जो नहीं रुके, जो आगे बढ़ते चले गए, वो सिर्फ डॉक्टर्स थे और पैरामेडिकल स्टाफ था। उन सबको जो उस इंसानी जान की हिफाजत के करते हुए शहीद हुए, हम सब सलाम अर्ज करते हैं। हमारे अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स, हमारे अपने साथ के लोग शहीद हुए इंसानी जान की हिफाजत के लिए। तो एक शहादत का रुतबा वो है जो अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए लोग हासिल करते हैं जान देकर। एक वो रुतबा है कि जो हमें हर वक्त हासिल है, और वो है इंसानी जान को बचाने का। लिहाजा अपनी हैसियत, अपना कद पहचानने की ज़रूरत है कि आप किस फील्ड में क्यों हैं। इसलिए नहीं है कि बहुत सारे पैसे आएंगे, पैसे तो बहुत लोग बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं? कोई जान ले रहा है, आप लोगों की जान बचा रहे हैं। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड अदर फील्ड्स। तो अपनी हैसियत को पहचानने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए इस जद्दोजहद की ज़रूरत होती है कि आपको एक मरहले के बाद दूसरा मरहला दरपेश होता चला जाता है ज़िंदगी के अंदर। अ कैरियर is a person's course or progress in life through learning, work and other aspects of life। जो मेरा कैरियर है या आपका जो कैरियर है वो एक प्रोग्रेशन का नाम है, और ये प्रोग्रेशन हमें तो ये बताया गया कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, और हमारा ये इल्म दूसरों के लिए मुनफियत वाला है। लिहाजा प्रोग्रेस इन लाइफ और थ्रू लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये हमारा कैरियर कहलाता है। एंड कैरियर इज़ नॉट अबाउट द रिस्क। अनफॉर्चुनेटली इस गहमा गहमी के दौर में प्रॉब्लम ये आया कि हमारे माइंडसेट में ये बात बैठ गई है या बिठा दी गई है कि जितने पैसे अच्छे आएंगे उतना अच्छा आपका कैरियर एस्टैब्लिश हो गया। नो, दिस इज़ नॉट अबाउट द रिस्क। रिस्क तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि पहले से ही आपका लिखा गया है, आपको मिलेगा, जायज़ कोशिश करें आपको मिल जाएगा। बाय चूजिंग अ कैरियर यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट। जो मुझे मिलना है इस पर मेरा ईमान होना चाहिए, और अल्लाह को एक मानना आसान है, लेकिन अल्लाह को राज़िक मानना बहुत मुश्किल काम है। ये हकीकतन एक मुश्किल काम है। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन इस तरह होंगे। आपने अपनी 2 उंगलियों को मिलाकर बताया। क्यों? क्योंकि ईमानदार तिजारत एक बहुत बड़ा दर्जा है, एक बहुत मुश्किल काम है, जो कि इस दौर के अंदर यह हमेशा से रहा है। इसी तरह डॉक्टर्स
अगर हम अपना कैरियर को बनाने जाते हैं तो इट्स नॉट अबाउट ओनली रिस्क, इट्स अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अ लाइफ, अ ह्यूमन लाइफ. It is a lifestyle you want to adopt for next 30 years. What you like, you want to enjoy, you want to do most. Do you have any passion? आप पैशन तो इख्तियार कर चुके हैं अपना, आपके अंदर पैशन था तो आप अपनी MBBS के कैरियर. Decision of career and placement must be based on your choice. आपने खुद चॉइस करना है कि अब आप डॉक्टर बन के क्या करेंगे, आप सर्जरी में जाएंगे, मेडिसिन में जाएंगे, रेडियोलॉजी, व्हाटएवर जो भी आप करें. ड्रीम और गोल के अंदर एक फ़र्क है जो कि हमें समझना चाहिए. ख्वाब आप हमेशा दे सकते हैं, लेकिन गोल्स जो होते हैं ये टारगेट्स होते हैं. और टारगेट्स गोल्स को अचीव, ड्रीम को अचीव करने के लिए गोल्स को अचीव करना ज़रूरी होता है. तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को हम गोल्स कहते हैं. और जो आपका अल्टीमेट आपको ड्रीम जो आपने सेट किया है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, साइकेट्रिस्ट बनना चाहता हूँ, ये आपका ड्रीम है. लेकिन इससे पहले जो स्टेप्स हैं वो आपके गोल्स हैं. तो अपने गोल्स को सेट करना, उनको प्रायोरिटाइज करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फ्यूचर. ये ख्वाहिशात हैं हमारी सारी की सारी जो हमें नज़र आती हैं. एक बहुत आम तौर पर आप उन डॉक्टर्स को देखते हैं, यार वो देखो यार कितना छाप रहा है, उसको देखो यार उसकी ओपीडी में तो पेशेंट ही पेशेंट है, वो गायनेकोलॉजिस्ट को देखो सुबह शुरू करती है तो शाम में. लेकिन आप ये नहीं देखते कि किस तकलीफ दे दौर से वो गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है. तो कीप इन माइंड ऑल दोज स्टेप्स. किसी के पास, किसी कंसल्टेंट के पास मेडिकल फील्ड में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो क्रॉस करके सबसे आगे निकल जाए. देयर इज अ डिफाइंड पाथवे यू हैव टू फॉलो. अदरवाइज किस्मत बहुत ही कम इंसानों की है, किस्मत आपको बनानी पड़ती है अपनी, खासतौर पे मेडिकल फील्ड के अंदर. ख्वाहिशात जो हैं लाजमी बात है, उसके अंदर शादी, ब्याह और फैमिली का बनना ये एक रूटीन है जो कि हमारी ख्वाहिशात के अंदर है. लेकिन जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए हमारा, यानी ये सारी ख्वाहिशात तो अचीव करनी है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मेरा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए जो हमें बताया गया है, खैरुन नास है मई अनफाउन नास. आप वो इंसान बने जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्शो. और हम किस तरह नफ़ा पहुँचाते हैं? हम पैसे दे के नहीं पहुँचाते. हमारे हाथ दस्ते शिफा हैं. हम वो लोग हैं जिनके हाथ से अल्लाह ताला अपनी शफा अपने बंदों तक पहुँचाते हैं. अल्लाह ताला खुद आके तो शिफा नहीं देते ना, आप इलाज करते हैं तो शिफा मिलती है. आपके हाथ दस्ते शिफा हैं और देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है. तो हमारा ये रुतबा बहुत अजीम है, लेकिन हमारा मकसद, अपना गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें इंसानियत की भलाई के लिए ही स्टेप उठाने हैं. अर्निंग उसका एक बाय प्रोडक्ट होगा जो कि बहुत होगा और इंशाल्लाह सबके लिए होगा. कोई डॉक्टर भूखा नहीं मरता, मैंने तो नहीं देखा मैडम कभी भी किसी डॉक्टर को भूखा फाके में मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा. सब कमाते हैं, सब एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं कुछ अरसे के बाद, स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद. लेकिन कन्फ्यूजन एज ऑलवेज, जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस फील्ड में जाऊं, किस तरह से जाऊं, अभी बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे कि क्या करना है आपने, और कन्फ्यूजन दर कन्फ्यूजन का शिकार होते चले जाते हैं. लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं, आप अपना प्लान नहीं करेंगे, अगर आप आज से ये नहीं सोचेंगे मुझे आगे जाके किस फील्ड में जाना है, कहाँ प्रोग्रेस करना है, कहाँ एक्सेल करना है, तो इफ़ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल. ये बहुत एक मशहूर कहावत है. आपने तैयारी नहीं पकड़ी आज तो आपके चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा हैं. ये एक बहुत कॉमन चार्ट है, इसको शॉर्ट एनालिसिस भी आप कह लें. ये आपकी अपनी ज़ात का है, अपने बारे में मालूम करना कि आपकी स्किल सेट क्या हैं, आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, आपकी खसूसियात क्या हैं, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है. आप बेसिकली सर्जन हैं, आपका हैंड कैसा है, जब हम इंटर के प्रैक्टिकल करते हैं उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है. जब मैं इंटर में था, जब मैं फ्रॉक की डायसेक्शन कर रहा था, मेरे प्रोफेसर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, प्रोफेसर हैदर साहब, वो आए और उन्होंने कहा इतनी क्लीन सर्जरी मैंने नहीं देखी, तुम कार्डियक सर्जन बनना. मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बन गया, लेकिन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इवन मोर डेलिकेट वर्क करता है कार्डियक सर्जन्स के मुकाबले में. तो डेलिकेसी आपके हाथ में है, तो आप वो फील्ड चूज़ करें जो आप सर्जरी टाइप की है या जो भी प्लास्टिक सर्जरी है जो आप चाहते हैं आगे. अगर आप थिंकर ज़्यादा हैं तो इंटरनल मेडिसिन की तरफ जाएं. अगर आपको ओपीडी पसंद है तो डर्मेटोलॉजी, और अगर आप फीमेल पेशेंट देखना पसंद करती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चे पसंद हैं तो आप पीडियाट्रिक. तो ये सब आपको आज सोचना है, अपना आप एक्सप्लोर करें.
प्लान करें और स्टेप उठाने शुरू कर दें. These are the important things whenever you are planning your future, the religion, the country, welfare, और ख़वातीन के लिए the most important one is the future ससुराली मसाइल. And this is one of the biggest hindrance now our healthcare system is facing these days. Yesterday there was a talk, there was a big session for healthcare facilities in Pakistan, and there were some parameters were projected, and they were saying that more than 40% females who are becoming doctor in Pakistan, they are not practically doing the medicine in the country. तो 40% जब आप बैठ जाएंगी घर पे, तो फिर 40% लड़कों का जो हक मारा गया एक तरीके से, तो वो आ जाता है, तो शायद कम्युनिटी सर्विंग हो जाती. तो देयर इज अ नीड ऑफ टाइम के वो 40% भी काम करें या किसी हद तक काम जरूर करें. द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी गलत टाइम पे गलत काम ना करें, सही टाइम पे सही काम करें, सही डिसीजन लें. कैरियर चॉइस बिफोर योर ग्रेजुएशन इज द बेस्ट थिंग. अगर आप फाइनल ईयर से पहले डिसाइड कर लेते हैं आपने क्या करना है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग. आप अभी से डिसाइड कर लें आपने क्या करना है. द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड. आप सोचना शुरू कर लें, लोगों से आगे निकलें. बी रियलिस्टिक, बी परसिस्टेंट, हैव अ कंटीजेंसी प्लान. ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप सोच रहे हैं वो हमेशा वैसे ही हो. बाज़ मरतबा आपने बहुत अच्छी तैयारी की, पार्ट 1 नहीं निकला. यू शुड हैव अ कंटीजेंसी प्लान कि अगर ये नहीं होगा तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. डिस्कस योर कैरियर, योर ऑप्शंस विद योर पेरेंट्स इफ दे आर एनेबल इनफ और कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस. योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड्स, whoever you want to. लेकिन you have to discuss this with someone who is more experienced than you. Don't overburden yourself. ये पैगाम है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने उधर जाके एमएलई भी दे दिया, उधर प्लैब भी दे दिया, पार्ट 1 भी देने पहुंच गए, हर चीज करने पहुंच गए इकट्ठे. ये बुरी अप्रोच है, ये खराब अप्रोच है. बी फोकस्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक और एटलीस्ट प्लान A and B only. This is very important to understand. IQ is God-gifted, genetically defined, and emotional quotient is the thing, emotional intelligence is the thing you have to develop in your professional career. तो याद रखें, emotional intelligence is much more important than the IQ. जो कि हम लोग, हमारा फोकस आजकल बहुत कम है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर. इसके बारे में पढ़ें ये क्या होती है. IQ आपके पास है जब भी आप डॉक्टर बन रहे हैं. Your attitude, not your aptitude, will determine your attitude, altitude. ये जो आपकी सलाहियत है जो अल्लाह ने आपको दी है, सिर्फ ये आपकी कामयाबी की ज़मानत नहीं है. आपका एटीट्यूड भी कामयाबी में बहुत मेजर रोल रखता है. तो अपना एटीट्यूड ठीक करें, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करें. IQ आपके पास है. बहुत सारे लोग बहुत काबिल होते हैं लेकिन ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं, इस वजह से कि उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, उनकी अप्रोच ठीक नहीं होती. What are your chances of success? 90% और above 90%. जो आज आप सोच रहे हैं आप इंशाल्लाह बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेजॉरिटी लोग जो हमारे क्लास फेलो थे सब कहीं ना कहीं पहुंच गए, आप भी पहुंच जाएंगे. कोई ये अनोखा रास्ता नहीं है जिस पे आप जा रहे हैं. Expect the best, prepare for the worst, capitalize on what comes. आप अपने आप को बुरे के लिए तैयार करें, अच्छे से अच्छी तैयारी करें, और जो आपके पास आज के दिन मौजूद है उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करें. To conclude my talk, your risk is predetermined. By choosing a career, you cannot increase or decrease it. This is very important point. Choose a path which best suits your personality, value, family, and long-term goals of your life. Decide earlier. कि बहुत important है ये. Be persistent. 90% chances are there. You will succeed. You will get whatever you want. And thank you very much. Thank you for Career Guidance Seminar Organizing Committee for organizing this such a big event. Thank you. Jazakallah khair. That was Dr. Kashif Sajli advising us on what it means to have a career and how does one go about achieving that goal. Now for our second session on exploring opportunities abroad, particularly in the United States, I would like to call to the stage Dr. Syed Asif Hussain, who is the Director of Interventional Nephrology at the University of Texas Medical Branch, to come up to the stage and address the audience. So, first of all, मेरी presentation में शादी और ससुराल के मसाइल नहीं होंगे तो इतनी interesting नहीं होंगे शायद. आप में से कितने लोग हैं जो अभी MBBS में हैं? Can you raise your hand? Oh, a lot. Okay.
And how many of you already gone through or in house job or doing something after MBBS? Okay, good, good. तो जैसे डॉक्टर काशिफ शाजली ने बात की, कैरियर के हवाले से अपनी चीज़ें जो हैं वो प्लान करना, इट्स नेवर लेट. आपने MBBS किया है, अभी आप MBBS में, अभी आप 3rd ईयर में, 4th ईयर में, अर्ली प्लान करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा. लेट जितना जाएंगे उतना ज़्यादा आपको दूसरी चीज़ों की तरफ आने में या अपना पैथ चेंज करने में प्रॉब्लम होगी. मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ट्रांसप्लांट किडनी प्रोग्राम का डायरेक्टर हूँ, इंटरवेंशनल डायरेक्टर हूँ, इंटरनल मेडिसिन का एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ, अपने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रहा हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं पिछले 14-15 साल में, और बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, ट्रेन किया है, रेजिडेंट्स को, फेलोज को. जिस लेवल पे आप लोग हैं, जो आपकी एंजाइटी है वो सबकी होती है और होनी चाहिए. और जैसे डॉक्टर शाजली ने मुझसे पहले कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है. हर एक को उसके हिस्से का रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने वादा किया है, वो मिलना है. बस आपने ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपके गोल्स क्या हैं. गोल्स इन लाइफ और गोल्स इन कैरियर. अभी डॉक्टर इसरार अहमद की बहुत ही अच्छी क्लिप यहां पे लगाई थी. यू शुड हैव अ गोल ऑफ योर लाइफ इन योर माइंड. आपको जिंदगी में आपका बड़ा मकसद क्या है, और जो आपका कैरियर का गोल है वो उसके अराउंड में या उसी के साथ मुंसलिक होना चाहिए. अगर आपका गोल ऐसा है जो कि पाकिस्तान से बाहर रह के हो सकता है, तो ये अभी आपको तय करना होगा. ये वो अहम डिसीजन है जो आपको अभी लेना है. इसके बाद जो दूसरा डिसीजन आता है वो आता है कि अच्छा भाई कौन सी फील्ड में आपको जाना है. जैसे आपकी कोई खास इंटरेस्ट है, आपके फैमिली में कोई पहले से मौजूद है, किसी का फैमिली मेंबर कार्डियोलॉजिस्ट है, तो जनरली उसका कार्डियोलॉजी में शायद इंटरेस्ट हो, किसी और का कुछ हो. तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं. सबसे पहली चीज़ जो प्राइमरी में आपका फोकस है वो ये होना चाहिए कि आपको कहाँ रहना है और क्या करना है. मैं अभी अपने 2 दिन पहले ही मैं आया हूँ अमेरिका से, तो अपने नीस नेफ्यूज से बात कर रहा था. एंड आई आस्क्ड माय टीनेजर फैमिली मेंबर्स कि 10 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, 20 इयर्स में कहाँ देखते हैं, 50 इयर्स में कहाँ देखते हैं. ये सब आपको पता होना चाहिए. अल्लाह फिर जैसे रास्ते बनाता है, कई दफ़ा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन एट दिस स्टेज यू शुड हैव इन योर माइंड. अगर आप USMLE की टॉक में यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके जहन में ये चीज़ बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि आपको अमेरिका जाना है. तो वापस यहाँ पे आने की या वापस प्रैक्टिस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ये बात जहन में रखें. लोग बहुत सोच के जाते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, पढ़ेंगे, रेजिडेंसी करेंगे, फेलोशिप करेंगे, कुछ साल प्रैक्टिस करेंगे, वो वापस पाकिस्तान आएंगे. ऐसा होता नहीं है. बहुत कम केसेस में ऐसा होता है. लेस देन 5-10% जो केसेस होते हैं, वो लोग जो हैं वो वापस आते हैं, और वो भी वो जो बहुत कमिटेड हों, जिनकी फैमिली यहाँ पे हो या कोई और इशू हो. तो ये सोच के आप बैठे यहाँ पे जब आप USMLE दे रहे हैं कि अब आपकी लाइफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में ही होनी है. अल्लाह ताला रास्ते आसान करता है. USMLE में लोग आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, रेजिडेंसीज कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन ये चीज़ आपके जहन में रहे कि आप अपनी कश्तियाँ जला के जाते हैं, ज़्यादा चांसेस यही है कि आप वहीं रहेंगे. फिर जब आपने ये चीज़ तय कर ली, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका में मुझे अपना मेडिकल कैरियर बनाना है, और मेरा लाइफ गोल उसी से अटैच है. अब आप उसकी प्लानिंग करते हैं. कैरियर मैपिंग या कैरियर नेविगेशन जिसको हम बोलते हैं. नेविगेशन हम सब आप गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं, सबको पता है नेविगेशन क्या होती है, मैप क्या होते हैं. जब आप कहीं जाते हैं, मैं मलीर में रहता हूँ, मुझे अभी यहाँ से मलीर जाना हो तो मेरे जहन में कुछ पॉइंट होने चाहिए. मुझे कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ पे, अच्छा मलीर, जैसे मैंने कहा माइलस्टोन्स होने चाहिए. अच्छा मैं यहाँ से निकलूँगा तो फलानी रोड आएगी, उससे मुझे ये टर्न लेना है, ये लेना है. टाइम लाइन होनी चाहिए. मुझे 20 मिनट्स में पहुँचना है, 30 मिनट्स में पहुँचना है, 1 घंटे में पहुँचना है. आपके जहन में एक टाइम लाइन होनी चाहिए. ऑल्टरनेट रूट हो सकता है वहाँ पर ट्रैफिक हो, तो दूसरा रास्ता क्या है. यही सारी चीज़ें कैरियर में भी आपके अप्लाई होती हैं. कैरियर का गोल क्या है, उसके लिए आपको कहाँ कहाँ से गुजरना है, उसके माइलस्टोन्स कौन कौन से आएंगे, और अगर वो माइलस्टोन अचीव ना हो पाए
हो सकता है आप USMLE दें, फेल हो जाएं, स्कोर खराब आ जाते हैं लोगों के। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? आपने USMLE दे दिया, आपकी रेजिडेंसी नहीं मिली, दूसरा ऑप्शन क्या है? अमेरिका में रिसर्च की अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी है, फिजिशियन असिस्टेंट बनना है, वहां 2-3 साल रहना है, या वापस पाकिस्तान आके FCPS करना शुरू कर देना है। पहली अटेम्प्ट के बाद ही गिव अप कर देना है, या आपने तय कर लिया कि नहीं 4-5 अटेम्प्ट देनी है। वीजा नहीं मिलता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। तो ये सब चीजें, कोई कुकी कटर हमारे पास है नहीं कि मैं बता दूं कि ये सबके लिए एक ही चीज है। एक आपके अपने सिचुएशन, आपके अपने सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से चीजें डिफरेंट होंगी। और फिर आखिरी चीज है कि कम्यूट कैसे करना है, वो तरीका सबको ही पता है। USMLE स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। USMLE स्टेप 1 बेसिक साइंसेस पे होता है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप लोग आई एम श्योर कि यू ऑलरेडी नो द पैटर्न ऑफ एग्जाम। एक दिन का एग्जाम होता है, 760 मिनट्स के ब्लॉक्स होते हैं जो 8 आवर्स में आपको करने होते हैं टेस्टिंग सेंटर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ब्लॉक जो होते हैं वो 40 से ज़्यादा नहीं होते, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑन ओवरऑल एग्जाम विल नॉट एक्सीड 280। पास और फेल का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ के 196 मार्क्स पे आ चुका है, आप लोगों को पता होगा, 2 साल पहले हुआ है। स्टेप 2 USMLE का, ये पहले CK क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स में डिवाइड होता था, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब 1 डे एग्जाम है, ये 60 मिनट्स के 8 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, 9 घंटे इसके लगते हैं, 9 आवर सेशन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 40 से कम होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विल नॉट एक्सीड 318। 2 साल पहले 3 स्कोर जो है वो उन्होंने पासिंग का 214 कर दिया था। स्टेप 3 जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, रेजिडेंसी की 2 दिन का एग्जाम होता है। फर्स्ट डे 232 MCQs होते हैं, 7 घंटे का पहला दिन, 9 घंटे का दूसरा दिन, 45 मिनट्स अलाउ completion of each block. Day 2 also includes clinical scenarios, CCS, tutorials. और this year January 2024, 3-digit score passing increased from 198 to 200. As you probably observe कि passing score बढ़ते जा रहे हैं, क्राइटेरिया मुश्किल होते जा रहे हैं, चीज़ें चेंज हुई हैं, CS ख़त्म हुआ, पास फेल के आ गए, हाई पासिंग स्कोर होते जा रहे हैं। इससे IMGs को, आप लोगों को, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को मुश्किलात का सामना यकीनन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास शो करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हमारे स्कोर्स होते थे। हम बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स लेके पहुंच जाते थे, 250, 260, 270 स्कोर्स होते थे, तो वो हमें अमेरिकन ग्रेजुएट्स के मुकाबले में हाईलाइट करते थे। अब वो ऑप्शन हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर आप लोगों को पिछले दिनों एक नेपाल के अंदर एक इशू हुआ था, और एग्जाम चीटिंग का एक स्कैंडल पूरा आया था, वो भी पता होगा आप लोगों को। और उसके बाद ये हुआ है कि हमारे स्कोर पर लोग रिलायबल नहीं रहे, उस पर अब इतनी अहमियत नहीं दी जाती। और जो पिछले कुछ सालों के लोग USMLE करके निकले हैं, उनके स्कोर को हमेशा शक की नज़रों से ही देखा जा रहा है। तो ये भी एक आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज है कि आपको अब इन स्कोर्स के अलावा, पास फेल के अलावा और चीज़ों पे भी तवज्जो देनी है। वो और चीज़ें क्या हैं? पर्सनल स्टेटमेंट आपकी कैसी हो, आपका CV कैसा हो, आपने रिसर्च कितनी की हुई है, आपका क्लिनिकल स्किल्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंस कितना है यूनाइटेड स्टेट्स में, और आपकी रिसर्च में आपकी पोजीशन क्या रही है। ये सारी चीजें अब मैटर ज्यादा करती हैं। प्लस अगर इतनी सारी चीजें मुश्किल हुई हैं और उसमें कोई आता है जिसने USMLE फेल कर लिया, 1 अटैम्प्ट आ गई या 2 अटैम्प्ट, तो ऑब्वियसली बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनका क्राइटेरिया थोड़ा सख्त होता है। वो 5 इयर्स ग्रेजुएट से ज़्यादा, अगर आपके ग्रेजुएशन से ज़्यादा हो गए 5 साल, तो आमतौर पे वो पहले ही स्टेप में स्क्रीन ही नहीं करते। कोई जान पहचान हो तो वो एक अलग बात है, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ ने जिसके अंदर वो पहले ही इस स्टेज में स्क्रीन कर लेते हैं कि 5 ईयर ग्रेजुएशन को हो गए तो वो आपको कॉल ही नहीं देंगे।
वो उस लेवल पे ही नहीं आता कि जहाँ पे चीफ रेजिडेंट या एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर बैठ के उस एप्लीकेशन को देख भी सके। मुझे पाकिस्तान से लोग दोस्त होते हैं, कॉल करते हैं किसी की कि इस फलाने ने, मेरे भाई ने, बहन ने, दोस्त ने अप्लाई किया है और उसकी कॉल निकलवाना। मेरे पास वो एप्लीकेशन ही नहीं आती क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वही उसको स्क्रीन नहीं करता। तो ग्रेजुएशन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान लें। दूसरे प्रोग्राम हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी से अटैच प्रोग्राम है, उनमें एप्लीकेशन आती है। लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटीज आमतौर पे किसी फेल अटैम्प्ट होने वाले को या 5 साल से ज्यादा ग्रेजुएशन को आमतौर पे, अमूमी तौर पे इंटरव्यू कॉल नहीं देते। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन जो यूएसएमएलई की है वो भी एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि वो फर्स्ट एड को ही एक लिए फिर रहे हैं, उसी से पढ़ाई कर रहे हैं और उसी को सब कुछ बनाया हुआ है। आपकी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी वैस्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी लैटरल होनी चाहिए। हर चीज़ को कवर करें, कोई चीज़ आप खाली नहीं छोड़ें। मेमोराइजेशन का पार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्यू बैंक्स लें, एटलीस्ट 2। मेरा अपना मशवरा ये है कि ऑनलाइन लें। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो उसी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करें जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। टाइम सेट करें अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में, उसी लिहाज से प्रैक्टिस करें। वेस्ट टाइम नहीं करें। यूएसएमएलई की प्रिपरेशन में एक चीज़ जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ वो ये है कि लोग बैठते हैं, सब काम छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के सिर्फ यूएसएमएलई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 8 महीने तक प्रैक्टिस, वो प्रिपरेशन ही चली जा रही है। यूएसएमएलई एक बड़ा टेक्निकल एग्जाम है। इसकी तैयारी आपने 3 से 6 महीने के अंदर अंदर करके देनी है और जितना कम आप टाइम में इसको वो करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं आपके पास होने का। आप इसमें टाइम ज्यादा लगाएंगे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोजाना 2-2 घंटे पढ़ें। ये आपको पढ़ना है, मेमोराइजेशन वाला पार्ट आपने कवर करना है और फौरन एग्जाम देना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मेमोराइजेशन है, वो आपके जहन में बहुत देर तक नहीं रह सकती। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको एग्जाम जल्दी देना है तो अपने टाइमलाइन बहुत अच्छी तरह से वाजे करें। अभी से आपको पता होना चाहिए कि आपने यूएसएमएलई स्टेप 1 कब देना है, कितने महीने की उसकी तैयारी करनी है, कितने हफ्तों की तैयारी करनी है, स्टेप 2 कब देना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक यूज करना है। ये सारी चीजें अभी से आपके सामने वाजे होनी चाहिए। रेजिडेंसी में मैंने जैसे बताया कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इस कोर्स के अलावा रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च के साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिस पे आमतौर पे हम लोग ध्यान नहीं देते पाकिस्तान में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करें, रिसर्च में भी अपना रोल डिफाइन करें। अगर आपने डाटा कलेक्शन की है, अगर आपने एनालिसिस किया है, लिटरेचर रिव्यू किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये काम किया था इस रिसर्च में और वो आप वहाँ पे बयान कर सकें। अनफॉर्चुनेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता यह है कि बहुत सारे लोग रिसर्च में नाम डलवा लेते हैं। एक रिसर्च कर रहा है और 4 दोस्तों ने उसके साथ अपने नाम डलवा दिए हैं। जब वो इंटरव्यू में आते हैं तो उनको रिसर्च का कुछ भी नहीं पता होता है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो पता चल जाता है कि उसका रोल जो है वो बिल्कुल भर्ती का रोल था। तो ऐसा ना हो, आप अपनी जो भी रिसर्च आपने की है उसको, उसमें अपना रोल, उस रिसर्च की और उसके साथ जो लिटरेचर रिव्यू है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, स्पेशली फ्रॉम दोज हु आर अमेरिकन ग्रेजुएट्स या अमेरिका में काम करने वाले जो हैं, और उसमें भी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैटर करते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में पूरे आपकी फ्यूचर गोल डिफाइन होने चाहिए। और पर्सनल स्टेटमेंट की बात पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो आमतौर पे किसी से कॉपी कर रहे होते हैं या कोई सैंपल देख रहे होते हैं गूगल पे जा जाके, और उसमें बहुत सारी गलतियां इस तरह की होती हैं कि मसलन बहुत सारा बैकग्राउंड लिख दिया जाता है। मैं फलानी जगह पैदा हुआ और मैंने इस स्कूल से पढ़ा और मैंने इस कॉलेज से पढ़ा। नोबडी केयर्स, किसी को परवाह नहीं है आपने कहाँ से पढ़ा था और आप क्या करके आए। आपका फ्यूचर क्या गोल है, आपने आगे कौन सी रिसर्च करनी है, किस फील्ड में जाना है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर मैं इंटरव्यूअर हूँगा। तो फ्यूचर गोल्स पे ज्यादा तवज्जो दें। कंसाइज, छोटी, 1 पेज की, 1.5 पेज की स्टेटमेंट हो, इससे ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन उसके अंदर आपका पूरा
आगे का प्लान वाजे होना चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा प्लान ना हो, ये भी आप वहां लिखें कि अगर आप किसी 2 फील्ड्स में अभी चॉइस आपकी नहीं हो बन रही है, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि इंटरनल मेडिसिन के बाद आपको क्या करना है या आपको सर्जरी के बाद क्या करना है, दैट्स फाइन, बट वो वाजे तौर पे वहां पे नजर आना चाहिए। इरास का सीवी जो आप बनाते हैं, एप्लीकेशन अभी पिछले ही दिनों लोगों ने जमा करवाई है, उसके अंदर आपको उस एप्लीकेशन को भरने का तरीका आना चाहिए। आपने जो काम किया है वो काम अगर आपने 1% किया है तो उसको एटलीस्ट आप 10% शो करें, दिखाएं। उसके लिए फ्लावरी वर्ड्स यूज करें, उसके लिए बहुत अच्छी सी चीजें यूज, लेकिन उसको इतना हाईलाइट करके बताएं कि अगले को पता चले। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपने एक रिसर्च की, आपने लिटरेचर रिव्यू किया, उसके अंदर आपने एनालिसिस भी किया। आपको एक शख्स जो लिखेगा कि मैंने बस ये रिसर्च की और मेरा इसमें नाम है और दैट्स इट, और दूसरा शख्स उसमें उस पूरी डिटेल को लिखेगा कि अच्छा मैंने ये रिसर्च की, मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया, मैंने एनालिसिस के लिए ये SPSS यूज किया या जो भी आपने यूज किया, वो सारी चीजें वो बताएगा। आपकी हॉबीज क्या हैं उनको आपने बताना है। अच्छा, जो भी आप CV पे लिखें वो सच होना चाहिए। हॉबीज से मुझे याद आया कि हमारे पास एक पिंडी से एक इंटरव्यू में ले रहा था एक बच्चे का, और उसने हॉबीज में चेस लिखा हुआ था, और मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं चेस खेलता रहा हूं, तो मैंने उससे चेस पे 2-3 सवाल पूछे कि अच्छा शतरंज खेलते हो तो मतलब कौन से क्या। थोड़ी देर बाद वो बेचारा उर्दू में बोलने लगा कि सर मुझे किसी ने बोला था कि चेस लिख दो, इससे इंटेलिजेंट लगते हैं। तो मैंने बोला ये ऐसी बेवकूफियां ना करें, झूठ ना बोलें। कोई भी बात आप लिखें वो आप डिफेंड कर सकें। अगर आपके पास गैप आ गया, आप US असेंबली की तैयारी कर रहे थे, 6 महीने लग गए, साल लग गया, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे उस 1 साल में, दैट्स फाइन, आप उसको बता दें। आपने किसी जगह पे कोई मेडिकल ऑफिसर की जॉब की हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, उसको कंपनसेट करें। अगर आप अपनी उस गैप को फिल कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसको बिल्कुल लिखें, लेकिन जो भी लिखें वो सच और सही चीज लिखें। झूठ पे अपना कैरियर शुरू नहीं करें। हम भी उसी प्रोसेस से आए जिससे आप आए हैं, हमें भी वो सारे तरीके पता होते हैं जिससे आप लोग गुजर के आ रहे होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन लोगों को पता होता है कि अगर आपने कोई भी इस तरह की चीजें अनफेयर से यूज की होती हैं। वॉलंटियर एक्टिविटीज, कुछ बच्चे यहाँ पे अभी पीमा के कॉन्फ्रेंस में वॉलंटियर कर रहे हैं, इस तरह की और भी चीजें आती हैं, कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, यूज करें उसको। अगर आपने कोविड के दिनों में वॉलंटियर किया है, किसी और जगह पे कर रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से लिखें, इसकी भी बड़ी अहमियत होती है। और सर्टिफिकेट कोर्सेज, आज सुबह हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं जो आपकी फील्ड से मुताल्लिक होते हैं। आपको कार्डियोलॉजी में जाना है, कार्डियोलॉजी की बेसिक कुछ कोर्सेज होते हैं, अगर आपने वो किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है। आपने ACLS फॉर एग्जांपल, बेसिक रिक्वायरमेंट के जो कोर्सेज होते हैं वो आपने किए हैं, आप उसको लिखें, ये सारी चीजें जमा करें। तो कहने का मकसद है कोई भी चीज खाली नहीं छोड़नी है इसमें। आपको जितना अपना CV आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, जो भी चीज उसमें डाल सकते हैं वो लिखें। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज IMGs के लिए क्या है? हमेशा की तरह इंटरनल मेडिसिन अभी भी सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स लेता है, सबसे ज्यादा लोग इंटरनल मेडिसिन में मैच होते हैं। उसके बाद फैमिली मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री एंड पैथोलॉजी। इसका ये मतलब नहीं है कि सर्जरी में लोग नहीं जाते, या पाकिस्तानियों को या IMGs को नहीं, बिल्कुल मिलती है। हमारे अपने दोस्त हैं, सर्जन हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं। तो अगर आपको शौक है किसी चीज का, अगर आपको करना वही है, सर्जरी ही करनी है, ऑर्थोपेडिक ही करनी है, न्यूरो सर्जरी करनी है, तो फिर वही अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, अगर आपका इतना अच्छा पैशन है और आपकी CV उसी तरह रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जस्ट इन जनरल अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है और US असेंबली करना है, तो इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन में ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो जाती हैं। ये उसके कुछ स्टैट्स हैं इंटरनल मेडिसिन के और फैमिली मेडिसिन के, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैच हुए हैं। IMG फ्रेंडली प्रोग्राम सर्च करें AMA की वेबसाइट पे, AMC रेजिडेंसी एक्सप्लोरर पे, US असेंबली ऑनलाइन फोरम्स होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिनको हम लोग IMG फ्रेंडली कह रहे होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उस साल जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस साल भी वो IMG फ्रेंडली ही हो। IMG फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि 4 आपके जानने वालों को, सीनियर्स को पिछले साल जो पाकिस्तान के या इंडिया के ग्रेजुएट्स के, उनको मिल गई थी उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने लिख दिया ये IMGs को लेता है। हो सकता है इस साल उसका प्रोग्राम डायरेक्टर चेंज हो गया हो और वो ना ले रहा हो IMG, हो सकता है नए प्रोग्राम बन गए हो जो IMGs लेना शुरू हो गए हो। तो इस बात का ख्याल रखें कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
अगर आपके रिश्तेदार टेक्सास में रहते हैं तो आप टेक्सास के प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। एप्लीकेशन भी इस साल चेंज हुई है, अब आपसे वो पूछते हैं कि आपने स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे अप्लाई करना है या आप जनरली हर जगह जाना चाह रहे हैं। अगर आप कोई बहुत खास रिक्वायरमेंट नहीं है किसी स्पेसिफिक जगह की, तो आई सजेस्ट यू टू अप्लाई एज द होल इन फॉर होल यूनाइटेड स्टेट्स, ओपन उसमें जाएं। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज करें, लोगों से बात करें, नेटवर्किंग करें। सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा टूल है, उसके जरिए लोगों से बात करें। 10 लोगों को आप अप्रोच करेंगे, ईमेल करेंगे, इंटरव्यू की कॉल निकलवाने की बात करेंगे, तो शायद आपको 5 लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड करें और उसमें से 2 या 3 निकलवा पाएं। आपका काम है अप्रोच करना। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत यूज होते हैं, बहुत काम आते हैं। अभी से आपकी जो भी आपके जानने वाले हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जिस भी मेडिकल कॉलेज से आप हैं, उसके अंदर भी लोग होंगे जो अमेरिका में बैठे होंगे, उनसे राब्ता रखें, उनसे बातचीत रखें, उनसे पूछते रहें कि अच्छा क्या स्टेप हो सकता है। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ वो ये कि एक अच्छा मेंटोर आपका होना चाहिए। आपके पास कोई ऐसा शख्स, ऐसा फर्द होना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मेंटोर हो, आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनसे आप मशवरे लें, जो उस फील्ड के, उस कैरियर के हवाले से आपको मशवरे दें। तो ये मेंटोर सबसे बेस्ट होता है कि आपके अपने कॉलेज का कोई सीनियर हो, आपके अपने कॉलेज की कोई पहले से गया हुआ शख्स हो जो आपको स्टेप वाइज बताता रहे, 1 साल 2 साल 3 साल सीनियर। ये मैं स्किप करता हूँ। IMGs वर्सेस US वर्सेस नॉन US सिटीजन, तो इसका रेशियो मोर और लेस सेम ही रहा है पिछले कई सालों में। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि अमेरिकन सिटीजनशिप से क्या फ़ायदा होगा, और सिटीज़न ना होने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी है, आपका CV अच्छा है, इसके बाद ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम, वीज़ा स्पॉन्सर करने में कोई हेजिटेट नहीं करते अगर कैंडिडेट अच्छा है। तो वीज़ा के प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखें, अपना सारा का सारा फोकस इस वक्त USMLE की प्रिपरेशन में, अगर नहीं किए उसमें लगाएं। अगर आप पास कर चुके हैं, उससे बाहर आ चुके हैं, तो फिर इंटरव्यू और उसकी तरफ लगाएं। बाकी जितनी चीज़ें होती हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग होते हैं जो बाकी जो जितनी चीज़ें होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किए होते हैं कि इमिग्रेशन इस तरह से हो जाए, अमेरिका इस तरह से पहुंच जाए, रिसर्च की जॉब पहले पकड़ लेते हैं जाके ही, या अपने इमिग्रेशन स्टेटस चेंज करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जो फोकस उनको USMLE पे लगाना चाहिए वो लगता नहीं है, और स्कोर एक दफ़ा ख़राब हो गया ना, बाकी हर चीज़ वापस आ सकती है। फेल हो गया, स्कोर ख़राब हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है, फिर आप उसको कंपनसेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फोकस आपका सारा का सारा इसी पैथवे पे होना चाहिए कि मुझे USMLE में अच्छे से अच्छा स्कोर लेना है, पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जल्द अज जल्द ग्रेजुएशन के बाद पास करना है। मेजॉरिटी आप लोगों में से अभी MBBS में है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप आज से ही डिसाइड करें, अगर आपने अमेरिका जाना है आज से अपनी प्रिपरेशन और तैयारी शुरू कर दें। Jazakallah khair. That was Dr. Asif giving advice regarding opportunities abroad, particularly in the United States. Now, for our next session, it's Navigating Medical Careers within the United Kingdom by Dr. Sayyid Ihtisham. So kindly, I would ask him to say a few words. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Sayyid Ihtisham Junaid. I'm a consultant radiologist based in the UK, and I work in the Princess of Wales Hospital in Bridgend, near Cardiff. I'm really delighted to be giving this opportunity to chat to you guys. I remember doing this a few years ago, and it was very well received. So what do I want to be talking today to you about? Essentially about the opportunities in the UK that are available for new medical graduates from Pakistan. Firstly, the key thing that you should be aware of is that the most essential qualification to get into the UK is GMC registration. The GMC is the General Medical Council. This is equivalent of the PMDC or the former PMDC. And the GMC regulates doctors in the UK, and they offer the licensing to practice in the UK. There are 2 key elements to getting GMC registration. One is the English requirement, which is IELTS, in which you need to get 7 in each category and an average of 7.5, or OET, which is a different type of exam.
which is considered it's a bit more clinical, and some people find that a bit more easier to pass than the IELTS exam. That's the first part, the English requirement. And following that, you need to also have the PLAB exam, which is the PLAB 1 and PLAB 2. PLAB 1 exam is an MCQ paper, and that's done in Pakistan as well. And following that, there is a PLAB 2 exam, which is a practical exam, a bit like OSCE or PACES if you are used to having practical exams. And combining of those two examinations with the English requirement and fulfilling some other minor requirements, but the English and the PLAB exam are the two key things to getting a GMC registration. You can also get GMC registration instead of passing the PLAB. You may have MRCP or MRCS or some other UK recognized exam such as the FRCR. So having these and the English exam will allow you are the two main hurdles of getting GMC registration. Without GMC registration, you cannot do any work in the UK. You can do observerships. We have people from Pakistan who come and do observerships, so they can't actually do any clinical work, so they can't operate, they can't see patients per se, they can only observe, a bit like a student, so they can just observe. But to actually be able to do any clinical work, to do any fellowships, etc., the key thing is having GMC registration. Now, you've got two categories of people who will be applying to the UK through the fresh graduates, so who are those who have just finished medical school and are thinking of coming to the UK, and those who are sort of been established in their practice of medicine in Pakistan for some time, and they are thinking of coming to the UK. Now, if you're a fresh medical graduate, I would highly recommend that you complete your house officer jobs within Pakistan and get the house job certificate. That really helps you in getting full GMC registration once you've passed your exams. If you don't have if you've not got the house job, then you then have to do another 12 months in the UK, which is again more tricky because you have to organize an extra level of work, which you can have easily organized in Pakistan. So, for example, if you are in your part of your medical college, you'll be attached to a hospital in which you will complete your house job. You complete that and get the house job certificate, and that will be valid for you in the UK. So those are the other category of people are those who have been practicing medicine for some time. They may be surgeons, maybe physicians or radiologists, and for them, perhaps doing the PLAB exam is not necessarily appropriate. The PLAB exam is relatively straightforward. It's aimed at a medical school level. So the clinical knowledge and the examinations and the MCQs are very much straightforward medical school knowledge. However, if you're really sort of further down and you don't think that the PLAB exam is suitable for you, then consider doing the MRCS or the MRCP, for example, or even the FRCR. These exams are definitely longer and more expensive compared to the PLAB exam. And certainly comparing this to the US, and I'm sure there'll be people talking about the US system, the PLAB and the GMC registration and working in the UK is a much quicker route if you want to work abroad. It's certainly it doesn't cost as much because there are only two exams, the PLAB 1, which you can sit in Pakistan, and PLAB 2, you have to come to the UK to do that. So that's sort of really, in terms of cost effectiveness, certainly some people borrow money, some people have limited funds, and so certainly there are other advantages of going to the US, and I'm sure other people will elaborate on that. But the key advantage in the UK, working in the UK, it's much closer to Pakistan. There's a bigger Muslim and Pakistani community, far bigger in terms of concentration in the UK, and also the quality of life and standard of living is reasonably good in the UK, and there's a lot more parity in the UK. There's certainly the thing about the US; it's well known for high-paid jobs as a consultant because the system is pretty much private. But then that has its own disadvantages if you're raising a family. But nonetheless, UK is a very, very good place to live and raise a family, especially if you have want to raise them in some Islamic principles, or there are plenty of good schools and plenty of even Islamic schools. And somebody was joking that a lot of people
the UK, the Muslim community, end up sending their kids to Islamic schools, whereas when they're in Pakistan or elsewhere, they send them to different types of Cambridge schools and things. But the point I'm trying to make is that there's a lot more options from a family point of view in the UK. I can't speak on behalf of what happens in the States, but certainly I know the United States is a much bigger country, so things are more spread out from that point of view. So once you've got your GMC registration and you're sort of eligible to work, whichever route you've taken, what sort of opportunities are there? Because of Brexit and COVID and various other things and a lot of pressure on the system, there's certainly increase in demand for the doctors. Now, one of the routes that people can take to come to the UK is IMT. And these are essentially some mini fellowships which people come and work in the UK for a limited period of time. They don't necessarily have to have passed the PLAB exam, but they can only work in the UK for a short period, and then they have to go back. That is certainly a good option for some people, but that doesn't allow you to settle in the UK if you're interested. And so that's another option, and then those are very limited in place. That is the only issue. But if you've got the more long-term solution for you to sort of work in the UK in a much more smoother way is certainly getting the PLAB, or whichever way you get the GMC registration. Once in terms of opportunities for new trainees and new graduates, once you would come here, you'd have to do the local house jobs in order to get full GMC registration. Normally, a lot of that is bypassed if you already have got a house job certificate. Following that, there are plenty of opportunities in internal medicine, even some surgical positions, previously in the past, there were very few opportunities, especially in the more competitive fields. That is now becoming more and more easier to get into for international medical graduates, because a lot of the doctors are leaving the UK, partly because there were a lot of European doctors and they've gone back to Europe. And a lot of British doctors, some of them are going to Australia and New Zealand as well. So that creates a gap for international medical graduates, especially from Pakistan, to come in. I know I work in radiology, and we've got a huge deficit of radiologists, and that deficit is partly being filled significantly by Indian doctors. A lot of Indian doctors have got FRCR, and in fact, so the Royal College of Radiologists sets an exam in India, so you can actually sit the FRCR exam in India, simply because they've got a huge population of radiologists who are willing to pass the exam and come and fill the posts. And there's no reason why Pakistani doctors can't do the same. So there's certainly opportunities in pretty much most fields now. Like anything else, when you're an international medical graduate, you are on the back foot, because there's clearly a disadvantage of not knowing the system, not being aware of some of the nuances of working in the UK. But the key thing is that you need to find a good mentor. The good thing is that there are plenty of Pakistani doctors in the UK, and from all spectrums of who've been here for many, many years, or those who are very fresh. And so there's plenty of guidance out there, lots of Facebook groups and lots of meetup groups where people will guide you on the latest in terms of the developments, and even having support. I know lots of new fresh medical graduates, they sort of live together and try to pass the exam together, and then so they have a nice friendship group as a result. And so UK is certainly a good bet to certainly come for training. I would certainly recommend, if you're interested in training opportunities, and if you're a trained consultant already thinking of coming, of trying out the UK, I'd certainly try some of the more MRCP, MRCS routes if PLAB is not a possibility. I know some senior doctors in Pakistan who are very specialist, but they managed to pass the PLAB exam because it's a pretty straightforward exam. A lot of people consider the UK simply because it's much, from a visiting family back in Pakistan, it's much easier.
you can catch a direct flight from PIA in 7 hours, or an indirect flight from Dubai or some of the Middle Eastern countries, within 11 hours, you're in Pakistan. So it's much more easily compared to, say, some of the people who live in the States. For them coming to Pakistan, it's probably a bit more tricky. It takes longer, and they're much more spread out. Yet there's a good Pakistani community in the States, and there's lots of support. And so you should do what works for you. Some people have friends and family in the UK, and that really helps them sort of get onto that ladder of working here. And some have them in the States. So that's sort of the overall information on sort of what's to expect. Lifestyle-wise and expenses, UK is a reasonably, good place to live in terms of this. We have got high taxes, and some parts are more expensive to live than others. But again, the salary of a doctor is enough to get you by, and you can, put a deposit towards a house, and you can work towards raising a family, and all of those sort of things. Certainly, as you go on further on, there's plenty of extra work and opportunity to supplement your income by doing extra shifts, locums, private practice, depending on whichever field you're in. I'm more than happy to answer any questions if you have any, and I really hope you enjoyed this. Just to summarize, in terms of what you need to be aware of, the key milestone to getting to the UK is the GMC registration. There is a route without the PLAB, but that's a temporary route. You'll only have allowance for 1 or 2 years to come and do a specific role and then go back. So that route you can explore, especially those who are struggling to pass the exams, or who don't really plan to come to the UK. They only want a small amount of experience. That route is actually much smaller, and the availability is more competitive. And so it is worth exploring, especially those are available in internal medicine, where the UK the hospital may have a gap where they want somebody who's a senior or mid-level resident who will come and work in the UK for a little while, and then they'll go back. It's win-win for both. The hospital gets a doctor working on helping them out, and the doctor from Pakistan or the international graduate gets experience working in the UK. On that route, you can't apply to stay straight away. There are some you have to go back and then reapply. But those are sort of two main routes. And from the GMC point of view, PLAB's probably the easiest and the more cost-effective way, especially for young graduates. And certainly plenty of opportunity. As a radiologist, we've got plenty of radiology opportunity, especially if you're already a qualified radiologist. It might be a bit more difficult to get into as a radiology trainee straight away. I know lots of international medical graduates who are, in fact, one of my residents is from Kashmir, Azad Kashmir, and he has worked in the UK only for about 1.5 to 2 years, and now he's on the radiology residency program. So it is possible, and if you are a qualified radiologist, I would highly recommend, if you can, try to get the FRCR under your belt if you're thinking of working in the UK. I hope you found that useful. If you have any further questions, please feel free to get in touch with me, and I'll be also available to answer your questions. Thank you so much. Assalamualaikum. USA और UK के बारे में बहुत बात हो चुकी है. अब पाकिस्तान पर वापस आते हैं. हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर गिना शमीम शमसी. आप एसोसिएटेड डीन हैं इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, और इसके अलावा जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट की HOD हैं, और PGME कमेटी इंडस हॉस्पिटल की इंचार्ज हैं. डॉक्टर गिना शमीम शमसी वो बात करेंगी कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से एक कामयाब मेडिकल करियर जो है वो बनाया जा सकता है. आप सब लोगों की तालियों में डॉक्टर गिना शमीम शमसी. अस्सलाम वालेकुम. काफ़ी मुश्किल है, सब US UK प्लान कर चुके हैं अब तक, बट ज़रा सनम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी. सारे मेल अपने स्टूडेंट्स से माजरत के साथ, आई वुड बी रियली फोकसिंग दिस टॉक टू इंक्लूड दोज 40% डॉक्टर काशिफ शाज़ली मेंशन, वो 40% बच्चियाँ जो शायद MBBS के बाद वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन पाती. सो माई टॉक विल बी फोकस्ड ऑन आवर जर्नी इन MBBS एंड बियॉन्ड. ये HEC का जो हमारा जो प्राइमरी HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, ये उसका पाथवे है. ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी वेबसाइट पे बहुत आराम से मौजूद है बच्चों.
So basically, this is just an outline of what can be done and how can you pursue. There are two pathways, clinical and non-clinical. Clinical pathway आपको doctor बनाता है, and then you can pursue a career into the clinical medicine. Non-clinical pathway are for those people who do not want to stay in medicine. So I'll be focusing a small slide on the scope and what is needed to be done. ये again एक पाथवे है कि आपको क्या चाहिए होता है क्या बनने के लिए, कौन सी लेवल पे आपको क्या डिजर्टेशन चाहिए, क्या आपकी बेसलाइन होनी चाहिए. अगेन दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन द HEC वेबसाइट. ऑल यू हैव टू डू इज टाइप इन HEC प्लेटफॉर्म एंड यू विल सी दिस. एक लेवल 1 है. ये सारे लेवल्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने करियर पाथ में कहाँ तक जाओगे. सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान का इस CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक्रेडिट करता है हम सबकी क्वालिफिकेशंस को, यानी हमारी पोस्ट MBBS हम क्या करना चाहते हैं. MBBS करने के बाद हमारे पास 2 पाथवे हैं. वन इज MCPS विच इज मेंबर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन एंड द अदर इज FCPS. MCPS का रोड मैप बहुत सिंपल है. CPSP 2 एयर्स क्वालिफिकेशन के ऊपर MCPS ग्रांट करता है. इसकी अच्छी बात क्या है, 22 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑफर है. इसके अंदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों सब्जेक्ट्स मौजूद हैं. यानी हो सकता है कि आप क्लिनिकल नहीं करना चाहते, आप एनाटमी में करना चाहते हैं, आप किसी और चीज़ में करना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल हैं. इसलिए पार्ट 1 मैंडेटरी नहीं है. दैट मीन्स यू डोंट हैव टू टेक अ एग्जाम टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग. दिस कैन बी स्टार्टेड विदाउट एन एग्जाम. आप 2 साल करते हैं, एक्रेडिट इंस्टीट्यूट से करते हैं, एग्जिट एग्जाम देते हैं जिसके अंदर एक थ्योरी पेपर होता है जिसके अंदर होता है और आखिर में एक टॉक्स होता है. यू कैन बिकम एन MCPS. MCPS करने के बाद आपके पास जो 2 पाथवे हैं वो है एग्जेम्पशन इनटू द FCPS विच इज़ अ हायर पाथवे और बिकम अ स्पेशलिस्ट आफ्टर दिस. ये FCPS का रोड मैप है. ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसके बाद आप कंसल्टेंसी पाथवे पे आ जाते हैं. FCPS CPSP ऑफर करता है 46 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में. यू हैव टू क्लियर अ पार्ट 1, गेट इनटू अ रेजिडेंसी प्रोग्राम, स्टार्ट अ रेजिडेंसी प्रोग्राम. बिटवीन द फर्स्ट 2 years के बाद आपको MCPS देना होता है विच इज़ अ मिड लेवल एग्जाम. उसके बाद यू हैव टू सबमिट प्रीवियसली अ डिसर्टेशन. फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स यू हैव टू सबमिट अ रिसर्च पेपर. उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन करते हैं पार्ट 2 का एंड यू बिकम अ कंसल्टेंट. FCPS MCPS जर्नी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको आई थिंक जो एक चीज़ यूनानिमस थी थ्रू आउट ऑल करियर पाथवेज, इज प्लानिंग, कीपिंग योर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेट एंड फॉलोइंग योर गाइडलाइंस एंड टाइमलाइंस. सेकेंड फेलोशिप उन लोगों के लिए जो MBBS करके FCPS करके बाज ना आएँ और उनको और पढ़ने की चाह हो और अपने फील्ड के अंदर मज़ीद स्पेशलाइज करना चाहें, वो सेकेंड FCPS करते हैं. अगैन दिस इज़ विदाउट एन एंट्री लेवल एग्जाम. यू हैव टू क्लियर योर FCPS पार्ट 2 एंड देन यू गेट रजिस्टर्ड. यू डू, ये भी 39 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में CPSP ऑफर करता है एंड यू कैन do an exit exam after 2 publication and 2 to 3 years depending upon your speciality. Basic sciences की बात कर लेते हैं. MBBS कर लिया, clinical में काम करने का दिल नहीं चाह रहा, patient interaction अच्छा नहीं लगता या नहीं कर पा रहे, you become a basic science person. आप 16 years schooling के बाद आप 4 years का post HSC करते हैं, MBBS BDS of your choice में करते हैं. आप यूनिवर्सिटी लेड मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हैं, 2 years करते हैं और उसके बाद आप PhD कर सकते हैं. आप कहाँ हायर होंगे? यू कैन बी हायर्ड इनटू एनी बेसिक क्लिनिकल साइंस प्रोग्राम ऑफ एनी MBBS BDS यूनिवर्सिटी. Medical education is another platform which has now opened when you have, you can become a medical educationist. आपने MBBS किया, BDS किया, you do not want to do anything which has to do, you found your passion in education. एजुकेशन करने के लिए आपने क्या करना है, आप 2 साल का MCPS कर सकते हैं जो कि CPSP ऑफर करती है. उसके अलावा यू कैन गो एंड डू अ मास्टर्स एंड देन फॉलोड बाय अ PhD. वेयर विल यू बी हायर्ड? बाय HEC. ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो MBBS और BDS कराती हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उनका ओवरऑल आर्चिंग एग्जामिनेशन और करिकुलम देखता है.
इसके लिए आपके पास जो 2 पाथवे हैं वो आप डायरेक्ट आफ्टर MBBS BDS कर सकते हैं, और अगर आप यू फाइंड योर पैशन आफ्टर यू हैव डन योर कंसल्टेंसी तो आप बाद में भी मास्टर्स कर सकते हैं. जो मिड लेवल डिप्लोमा, इफ़ यू वांट टू टेस्ट वाटर्स, यू वांट टू फाइंड आउट कि हाँ ये एजुकेशन मेरे बस का गेम है कि नहीं, यू डू अ CHP विच इज़ अ सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन. उसके बाद आपने MBBS किया बट यू डोंट थिंक यू कैन डू अ PG ट्रेनिंग, you want to diversify, then you have an administrative pathway with an MBBS background. You can do a MCPS in healthcare management, वो CPSP offer करता है. Various MBAs are offered in sciences related to MBBS, that is healthcare management है, pathway of hospital management है, informatics है. ये again 2 to 3 years का MBA होता है. ये executive MBA होते हैं, तो evening classes भी available होती हैं. Public health is something which is new on the horizon in Pakistan. Public health के लिए MBBS के बाद अच्छी बात यह है कि आप directly आपका 2 साल का सिर्फ रह जाता है. Public health is basically dealing with issues related to public like vaccines and everything, and you have a very good chance of getting into an NGO or a public or a private sector hospital जो कि overarching देखता है सारी policies को. Again, this is a 2 years pathway. ये online courses भी available हैं, इसकी on-site courses भी available हैं, और उसके अंदर एक thesis होता है at the end which is needed to be done. इसके बाद आखिरी research pathway है. आपने MBBS किया and you do not find your niche and you think you're good with research, you can do a master's or even a diploma in clinical research by HEC. Now all universities are required to have an office of research, innovation and commercialization, and you can be very well hired into that and pursue a PhD and a master's and later a PhD in statistics or epidemiology. So please don't waste away your MBBS qualification if you do not find a pathway which is a straight pathway. There are always other options which are available. Thank you. Thank you, Dr. Ghina. इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिसके लिए मैं डॉक्टर आसिफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आएं. एक वॉलंटियर हमारे पास मौजूद होंगे ऑडियंस में से, जिसका क्वेश्चन है वो माइक ले लें उनसे, और आपने हमारे जिस भी गेस्ट स्पीकर से सवाल पूछना हो उनसे सवाल पूछ सकते हैं. इसके अलावा यूके से रिलेटेड जो सेशन था डॉक्टर एहतशाम जुनैद का, वो इस टाइम हमारे पास लाइव वीडियो कॉल पे मौजूद हैं, तो आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं. Assalamu alaikum. Dr. Asif, how to apply for observership and when should you apply for it during your MBBS? Observership, different hospitals have different policies. University programs usually offer observership through the School of Medicine. You go into their websites and they have observership form. You have to fill the form. You need someone who will be your approval faculty. Let's say you ask me and I will have some slot open for 2 weeks to 4 weeks. You can apply, but first you need a person who will approve you, a faculty. This is the area where you need your contacts. If you know somebody in that program, contact them. You ask them through the email, this is your CV, you want to apply in an elective or observership, and then apply through the university program. Some people in some university programs, they don't need any official university pathway, and they just ask you to come and join me, let's say from October 1st, and you should be good. Okay, so it's different universities have different pattern. In my university, University of Texas, you apply through the School of Medicine, UTMB website, you go there. Before that, you ask me or any other faculty there that if you have any time, I'll check my schedule. I'll say, okay, in November I have 4 weeks available, and then you can apply in those 4 weeks time period, and that comes to me and I will approve it. Okay. On that note, one other thing, if you are applying from here and you don't have visa, sometimes that also give you the visa. People get the visa through the observership or elective application as well. What if I don't have that many contacts? Sorry. What if I don't have that many contacts? Then
contacts you generate your contacts, you do your networking. किसी भी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं एंड सर्च इफ यू फाइंड एनी, लेट्स से पाकिस्तानी नाम आपको नजर आ रहे हैं 4-5 आपके कॉलेज के, लेट्स से आप डाउ के ग्रेजुएट हैं, डाउ के 2-3 लोग हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर फैकल्टी हैं, जस्ट अप्लाई देम, जस्ट अप्रोच देम, जस्ट अप्लाई randomly program director of the University of Massachusetts, university program of University X, you will get some response. As I said earlier, they say that if you send your email to 100 people, probably 5 or 6 will reply. And out of that, maybe you will get 1 or 2 chances. But basically, you are sending the same email to like 100 people. So it will not take your time much, but that's how you will develop your networks. Okay? And use social media as well. You will find some common friends, LinkedIn, and somewhere then use those as well. Okay? Thank you. अगर आप US में करना चाहते हैं रेजिडेंसी, तो is there an easier way to apply for internship programs in US rather than contacting each hospital for the internship? अगर for example my interest in neuro, तो neuro में अगर मुझे electives करना है US के किसी हॉस्पिटल में, तो इज देयर एनी वेबसाइट जो कि मुझे बता सकती है कि वेयर कैन आई अप्लाई? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि लाइक यू टॉट कि US में जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको ये मेंशन करना होता है कि किसी स्पेसिफिक स्टेट में आप रेजिडेंसी प्रोग्राम लेना चाहते हैं या इन जनरल, तो उधर भी ये फैक्टर मैटर करता है कि आपने जो इंटर्नशिप की हुई है जिस हॉस्पिटल में की हुई है उसी स्टेट में आप अप्लाई करें, या फिर मैंने किसी भी स्टेट में इंटर्नशिप की हुई है और अप्लाई मैं किसी भी हॉस्पिटल में करना चाह रहा हूँ रेजिडेंसी के लिए US में? पहले सवाल में कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है जो स्पेसिफिक, आपको ईच एंड एवरी वेबसाइट पे जाके, न्यूरोलॉजी में आपने बताया आप इंटरेस्टेड है, न्यूरोलॉजी के अंदर फोरम्स बने हुए हैं लोगों के, नेफ्रोलॉजी में मेरी फील्ड में भी है फोरम्स बने हुए हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और किसी प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक स्टेट में उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके आप उस न्यूरोलॉजी के प्रोग्राम में जाएं, देखें कि कौन कौन मौजूद है, उनको पर्सनल ईमेल भेजें. ठीक है. आपके दूसरे सवाल का जवाब, ये बहुत अहम सवाल है. आपने इलेक्टिव किया टेक्सास के अंदर एक प्रोग्राम में, आपने बेलर में इलेक्टिव किया. अब आप प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सिर्फ टेक्सास में अप्लाई करेंगे तो टेक्सास यूजुअली जितने भी प्रोग्राम है ना वो सारे के सारे IMG फ्रेंडली नहीं है, वो US ग्रेजुएट्स को ही लेते हैं, मेजॉरिटी प्रोग्राम जो टेक्सास के हैं. ठीक है, कंजर्वेटिव स्टेट है उसके अंदर, तो आपकी एप्लीकेशन बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, चांसेस कम हो जाएंगे. तो मेरा आपको मशवरा तो यही है कि अप्लाई तो आप हर जगह करें. अगर आपकी कोई बहुत ही जेन्युइन रीजन है, आपकी फैमिली एक खास स्टेट में है, आपको वहीं रहना है, वो अलग है, लेकिन मेरा मशवरा ये है जितने भी पाकिस्तान से लोग जो अप्लाई करते हैं वो पूरे US के लिए अप्लाई करें, चाहे आपके इलेक्टिव एक ही स्टेट में हो या कुछ. And does number of LORs matter? कि CV में मतलब फॉर एग्जांपल मैं 4th ईयर में हूँ और ड्यूरिंग माय मेडिकल लाइफ मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, मैं एक ही बार सिर्फ इंटर्नशिप लिए अप्लाई कर पाता हूँ और सिर्फ एक ही LOR ले पाता हूँ. तो डज इट मैटर, या मुझे मतलब जितने ज़्यादा LORs होंगे US के उतनी मेरी CV स्ट्रॉन्ग होगी? ये इम्पैक्ट डालता है? नहीं, इससे कोई फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता. LOR एक भी आपके पास किसी अच्छे प्रोफेसर का जिसने आपके हवाले से अच्छी रिकमेंडेशन लिखी, दैट्स वेल इनफ. आपके पास 4 LOR हैं जिनमें बिल्कुल छपी हुई बातें, कोई चैट GPT से किसी ने LOR बना के आपके दे दिए हैं, कोई फायदा नहीं होगा उससे. मेरा सवाल डॉक्टर एहतेशाम से UK के हवाले से कि इस वक्त UK में जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है और मतलब हमारे बहुत सारे सीनियर्स जो होते हैं वो प्लैब क्लियर करके इस वक्त पाकिस्तान में ही हैं और साल 1.5 साल हो गया वेट कर रहे होते हैं ट्रेनिंग का और वहाँ पे अपना जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करने का. तो अभी हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए UK के हवाले से कि किस तरीके से जो हम ट्रेनिंग जल्दी हमें मिल सकती है या कौन सी फील्ड में हम अप्लाई करें? थैंक यू वेरी मच. अच्छा, ये है कि ये चीज़ें होती है ना पीक्स एंड ट्रॉफ्स में होती हैं. तो वेरी वेरी रिसेंटली इन द सेंस के बहुत ही रिसेंटली से लास्ट 6 months से कह लें, जो इनिशियल जो जॉब्स लोगों को थोड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, जो फर्स्ट जॉब्स दिखेंगे लोगों के पास अक्सर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जो इनिशियल जो जॉब्स हैं थोड़ी सी सैचुरेट हुई हुई हैं.
Now, that is not the reason for applying for the UK. आपका जो main reason for applying to US or UK should be broader than that. ठीक है? For example, I know someone उसकी आधी family, immediate family UK में रहती है. So for them, they're doing the PLAB and they're waiting for the opportunity to come. आजकल जो immediate जो है, for example, है, there are greater opportunities for those जिनके पास already training उनकी बेल्ट में है, already है, they already trained, और उनको locum consultants की रोल मिल जाती है. For example, अभी मेरे अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने Indian radiologist डायरेक्ट उन्होंने जहाज से लैंड करते दूसरे दिन हमारे डिपार्टमेंट में काम शुरू कर दिया. कभी भी यूके में उन्होंने एक जॉब भी नहीं करी, कोई ऑब्जर्वरशिप भी नहीं करी हुई थी. They had done FRCR and they had done the residency program in India, और फिर उसके बाद वो फ्रेश कंसल्टेंट्स बन के फौरन यहाँ पर आ गए. तो that is currently there are greater opportunities in that, but अगर आप if you are deciding कि immediately आपको कहाँ करना है, immediately कर for example थोड़ी saturation है जो junior jobs में, especially first jobs without any experience, इनमें थोड़ी सी. लेकिन the other advantage of PLAB is it's relatively straightforward. मतलब यानी उसका MCQ is you can revise for the MCQ within 4 or 5 weeks, and the actual OSCE exam, the PLAB जिसका जो practical exam is also pretty straightforward. So and the overall cost for preparing for the PLAB is lot lower than USMLE. और प्लस इसमें पास फेल का है, इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं है कि आपके बहुत हाई स्कोर आया है, लो स्कोर आया, ये कब आपने पास किया है. दैट मैटर्स समटाइम्स इन द US, बट यूके में इट्स अ बाइनरी, आपने करा ही नहीं करा, दैट्स इट. तो उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं. फॉर सम पीपल US इज कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर. So I wouldn't say that should completely exclude you from thinking about the UK. I think these things come and go in peaks and troughs. It happens all the time. I remember there was a time there were no jobs, and suddenly all these jobs opened up again, and then they stopped again, and they opened up again. So, and I'm sure those cycles repeat themselves even in the US as well. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर हिनस है कि पाकिस्तान के अंदर करंट सिनेरियो के अंदर और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, करंट सिचुएशन के अंदर कौन सी फील्ड्स में सैचुरेशन कम है और कौन सी फील्ड आपको लगता है बहुत ज़्यादा अप ग्रोइंग है? लाइक अभी हम देख रहे हैं कि फैमिली मेडिसिन का एक थोड़ा सा ग्रो आया है, तो आप इसका बता दीजिए. Depends on where you want to practice. अगर आप सर्जिकल एंड इंटरवेंशनल फील्ड्स देखें, क्योंकि वो हॉस्पिटल डिपेंडेंट है तो उनकी कंसंट्रेशन शहरों में ज़्यादा है. बट आई कैन टेल यू वेरी वेल कि जितनी स्पेशलिटी, सर्जिकल स्पेशलिटी के लोग, हमारे साथ के लोग जो अपने अपने इलाकों में वापस गए, दे आर वेरी वेल established and far easily established. So it really depends where you want to practice. अगर इस वक्त एक बच्चा FCPS ऑर्थोपेडिक्स करके निकलता है तो ऑब्वियसली वो कराची में रहना चाहता है, तो देयर आर ओनली सर्टेन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स व्हिच कैन ऑफर एन SRship. बट यही बच्चा थोड़ा सा आगे जाके इंटीरियर सिंध में अपनी किसी जगह प्रैक्टिस करना चाहता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. राइट नाउ सर्जिकल और इंटरवेंशन जितनी स्पेशलिटीज़ हैं, ऑब्वियसली दे डिपेंडेड अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है और सैचुरेटेड है विद इन द सिटीज़. अगर हम बात करें नॉन इंटरवेंशन स्पेशलिटीज़ की, डर्मेटोलॉजी है, इंटरनल मेडिसिन है, फैमिली मेडिसिन है, और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारे पाथवे पाकिस्तान में और भी खुल गए हैं, क्योंकि MRCGP इंटरनेशनल, MRCPH की सब यहाँ पाकिस्तान में एग्जाम्स शुरू हो गए हैं. सो दीज पाथवेज आर स्टिल अवेलेबल एंड दीज एरियाज आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड. Trust me, the minute you step out of the city and you start traveling interiorly, all these fields are open and there are a lot of opportunities to gain from them. Assalamu alaikum. My question is for Dr. Asif. As you said, जब से step 1 pass fail हुआ है, and now the average for the step 2 is around 250 and everyone getting high scores, and after the Nepali scam कि इतना ज़्यादा step 2 स्कोर को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा. तो you being an associate program director, what do you think would be the differentiating factor among the applicants? So those other things. So these are the basic criteria. तो वही है कि आपकी फेलियर नहीं होना चाहिए, ठीक है. USMLE के जो अटेम्प्ट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए. ग्रेजुएशन ईयर आपका कम से कम होना चाहिए, ग्रेजुएशन से लेके और आपकी एप्लीकेशन तक का. फिर उसके बाद रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंस आ जाता है. उसके ऊपर आपका सारा का सारा फोकस अब उसी पे हो रहा है.
तो इसी लेवल के सवाल भी इसी के हवाले से ज़्यादा आ रहे हैं। रिसर्च की अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आप यहाँ बैठ के इलेक्टिव में अगेन फिर आपको वीज़े की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो भी किस्मत है, मिलता है नहीं मिलता है, कब मिलेगा। तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस अगर आप इस वक्त किसी चीज़ पे कर सकते हैं, असाइड फ्रॉम ज़ाहिर आपने फेल होने का तो चांस नहीं लेना ना USMLE के, तो USMLE की तैयारी के बाद जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो आपकी रिसर्च है। और मैं रिसर्च जब बोलता हूँ तो उसके अंदर बहुत मतलब उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, बड़ी रिसर्च मॉलिक्यूलर लेवल की भी आ जाती हैं, क्लिनिकल रिसर्च, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी काम। लेकिन कोशिश करें, कुछ लोगों ने एक न्यूरोलॉजी के जैसे भाई ने सवाल पूछा था और एक और बच्ची ने भी, अगर आपका स्पेसिफिक कोई फील्ड है माइंड में तो कोशिश करें उसी फील्ड से मुताल्लिक रिसर्च करें। न्यूरो सर्जरी, जर्नल सर्जरी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उससे मुताल्लिक रिसर्च शुरू करें। Assalamu alaikum. Jazakallah khair to our speakers. We are out of time for Q&As. So if anyone still has any questions, they can possibly meet them after the session. And now we're moving towards the end of this segment and the end of this conference, inshallah. For closing remarks, I would like to call Professor Dr. Aisha Siddiqa to give her comments in regards to this segment. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm very grateful to the organizing committee and Professor Abdullah Muttaqi Saab for giving me the chance to be the part of this August gathering. जो हमारे स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी, स्पेशली उन डॉक्टर्स के लिए जो बाहर जाना चाह रहे हैं। तो मैं CPSP का भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि उनके भी एक रूट है जिससे आप जा सकते हैं, और एक ऐसा रूट जिससे मैं खुद UK गई थी। आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम HEC। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे HEC एक स्कॉलरशिप देता है जो टॉप करते हैं। लाइक आई वॉज द टॉपर। मैं थ्रू आउट पोजिशन होल्डर थी, मैट्रिक, FSC और MBBS। तो वो बच्चे जो एक यूनिवर्सिटी से टॉप करते हैं, तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि हमेशा ये कायदे-आज़म मेरिट स्कॉलरशिप या तो फिजिक्स वाले ले जाते थे या मैथ्स वाले ले जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने किया, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन 1990, उसमें मैंने 95% मेरे मार्क्स थे, और जो फिजिक्स और मैथ्स वाले थे उनके मार्क्स मुझसे कम थे। एंड आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, PhD के लिए ये स्कॉलरशिप था। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम देयर। लेकिन चूंकि मेरे FCPS का एग्ज़ाम होना था, तो मैंने आके यहाँ पे FCPS किया एंड आई डिड मास्टर्स इन गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी। एक तो ये रास्ता हो गया। तो जब मैं वहाँ थी, उन्होंने कहा कि GMC आपको करनी है, देन आप जो है प्रैक्टिकली काम कर सकती हैं। लेकिन चूंकि मैंने जिना में काम किया था, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, प्रोफेसर सादका जाफरी वाज माय सुपरवाइजर। जब मेरे सुपरवाइजर जो प्रोफेसर कैनेडी थे ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी में, मुझे एज एन ऑब्जर्वर वहाँ रखा था। लेकिन जब उन्होंने एक दफ़ा मैंने उनको असिस्ट करवाया, तो मैं उनके साथ काम करना मैंने शुरू कर दिया विदाउट GMC रजिस्ट्रेशन। एक चीज़ तो ये है कि आप में एक टैलेंट होता है और आपका सुपरवाइजर देखता है, एंड देन यू आर अलाउड टू वर्क। खैर, मैं वापस पाकिस्तान आ गई। बलूचिस्तान जो कि बहुत ही पसमानदा, और जिस ट्राइब से मैं बिलोंग करती हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आई, और 2 साल पहले मैंने प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड लिया, और मैं CPSP की फर्स्ट लेडी काउंसलर फ्रॉम बलूचिस्तान और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं CPSP के प्लेटफॉर्म से आपको थोड़ा सा एक नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि CPSP के भी स्कॉलरशिप्स होते हैं। ये पोस्ट फेलोशिप भी हैं और ट्रेनर्स के लिए भी हैं। जब आप FCPS पार्ट 1 करते हैं और FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो IMM के बाद, IMM का एग्जाम पास करने के बाद हमारे बर्मिंघम, आयरलैंड
और यूके में हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट्स हैं, रेडियोलॉजी में है, गायनी में है, डर्मा में है। इसके लिए आपको आइल्स या यूईटी एग्ज़ाम होता है, उसमें अच्छा स्कोर आपको करना है। फिर आपका ऑनलाइन बर्मिंघम के हॉस्पिटल्स, आयरलैंड के हॉस्पिटल्स, इनके साथ आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। और मैं आपको बताऊं, CPSP इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसमें कोई रिकमेंडेशन किसी की भी नहीं होती है। इसमें आपकी अपनी मेहनत है, आप इंटरव्यू में कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरह से जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, इस दफ़ा तो बल्कि वो आए थे, ऑनलाइन नहीं हुआ था, यहाँ पर खुद वो इंटरव्यू फेस टू फेस कंडक्ट कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जितने स्लॉट्स हैं 50% लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया होता है। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा FCPS करने के बाद पोस्ट फेलोशिप भी आपके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। और आप यकीन करें, हमारे ट्रेनीज जो IMM के बाद जाते हैं, 2 साल वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे भी ट्रेनीज हैं जो पाकिस्तान आते हैं और एक तो उनकी जो स्किल्स हैं, वहाँ का एक एक्सपोजर जो उनको मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन जो इकोनॉमिकल सपोर्ट उनको मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन या 1.2 मिलियन रुपीस पर मंथ उनको मिलते हैं। लोग हमारे ट्रेनीज यहाँ आके, मुझे खुद पता है कि एक स्टूडेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, लेकिन यही बच्चे यहाँ आके अपना घर भी बना लेते हैं। तो WHO इस प्रोजेक्ट को कहता है ब्रेन गेन, नॉट ब्रेन ड्रेन। CPSP कहता है आप 2 साल वहां गुजारें और 2 साल के बाद आप वापस आ जाएं। और अगर आपने वापस जाना है, ज़ाहिर है वहां इतने कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, तो यू कैन गो, बट यू हैव टू कम बैक आफ्टर 2 years। एक दूसरा सवाल एक डॉक्टर साहब ने किया कि वो कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें सैचुरेशन नहीं है। तो बेटा, एनेस्थीसिया, इंटेंसिव केयर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इन चीज़ों में अभी स्कोप है। अब गायनी में हम देखते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह थाउजेंड्स में हमारी फेलोज हैं, लेकिन अब जो सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, इनफर्टिलिटी है, ऑन्कोलॉजी है, फीटोमेटर्नल मेडिसिन है, और आपके जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक एंडोस्कोपीज हैं, इसमें बहुत चांस है। हमारे यहाँ देखें सर्जन बहुत हैं, ENT है, जनरल सर्जरी है, बट वी आर लैकिंग एनेस्थेटिस्ट्स। एनेस्थीसिया में अब हम ये कह रहे हैं कि हम एनेस्थीसिया पब्लिक सर्विस कमीशन में एनेस्थेटिस्ट के लिए अलग से जब हम मेडिकल ऑफिसर या कुछ भी हम एडवर्टाइज करें तो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। और बाकी बात ये कि बच्चियां जो हैं 40% घर में बैठ जाती हैं, तो उसके लिए मेरी ये सजेशन है कि अगर बॉयज़ का एक अलग से कोटा हो, अलग कॉलेज हो, जैसे एक ज़माने में लड़कियों के लिए होता था। और मैं अपनी बात इस बात पे कंक्लूड करूँगी कि आप मेहनत करें, आप रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाके से, जहाँ मेरे बाबा मुझे पढ़ने भी नहीं देते थे, कितनी मुश्किलों से मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा, लेकिन जब मैं पढ़ती गई, टॉप करती रही, FSC, मैट्रिक, MS और FCPS एंड ऑल दीज थिंग्स, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बस ये है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये जो आपके पास अभी टाइम है, जो लर्निंग की अभी कैपेबिलिटी है, जो आप रिटेन कर सकते हैं, वो एक एज ऐसी आ जाती है जो बहुत मुश्किल होता है इन एग्जाम्स में बैठना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीमा फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली डॉक्टर आसिफ हुसैन को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन पेश करें। Jazakallah khair, everyone, for those who attended. Our segment has officially ended, or Jazakallah khair to all of you for attending and giving your precious attention to the programs and sessions that were organized. We wish you all
the best of success and luck in your future endeavors, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.